बारान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। यहाँ आज हम सब जमा हैं अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह ताला ही है जो दिलों में मोहब्बत डालता है। अब आपका सबसे पसंदीदा तरीन सेगमेंट जिसमें हम अपने मेहमानों से मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं, वो तिब्ब नबी के नुस्खों के हवाले से हो, वो सोशल इश्यूज़ के हवाले से हो, वो आपकी सेहत के हवाले से हो, आपकी फ़िटनेस के हवाले से हो, और खाने पीने के हवाले से हो। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ, हमारी हद दिल अजीज़ शख्सियत जी फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत फ्रेश अच्छे लग रहे हैं, नूरानी आपका चेहरा है माशाल्लाह, क्योंकि आप जो जिस हस्ती की इसका ज़िक्र करते हैं और उनके बताए हुए नुस्खों की जब आप रहनुमाई फरमाते हैं तो यकीनन उसकी बरक़ात हैं। और दूसरी और हेल्थ और फिटनेस स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी सोनिया लोधी साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी हमारी जो अहम शख्सियात हैं, दो शख्सियात बाकी हैं जिसमें से एक का तारुफ मैं कराता चलूँ कि बहुत खूबसूरत अंदाज से सोशल इश्यूज़ पर बात करती हैं, बहुत सहल अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से कि वो बात दिल पर असर कर जाए। इरम ज़िया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करती हैं अपनी तमाम रेमेडीज़ को, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के साथ लोगों के दिलों में ख़ास मकाम बना चुकी हैं वो फैरानीस साहब। थैंक यू रीमा। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, और लेकिन अब समझ नहीं आता, डिज़ाइनर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, होम डेकोरेटर भी हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ बयान करें। और हम सब के फेवरेट आज का तड़का के बादशाह, हमारे आपके दिलों पर अपने खानों के ज़रिए ख़ास मकाम रखने वाले गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। और आज बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। इतवार का रोज़ है तो फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हैं बनाएं। तो आज आलू और चने की तरकारी बन रही है। अच्छा। साथ में पूरियाँ बन रही हैं। अरे क्या बात है, गर्मा गर्म। दोबारा बताएं कैसे? और पूरियाँ और साथ में जो है मिर्चें जो बड़ी वाली होती है ना, उसको हम पेरी पेरी बाइट्स कहते हैं। तो पेरी पेरी बाइट्स जो है ना वो भी हम बनाने जा रहे हैं आज। तो बड़े मज़े मज़े की रेसिपी आज इंशाल्लाह इफ्तार में काफ़ी इंजॉय करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें तो हमेशा की तरह कोविड का दौर है, बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। एहतियात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और छोटी छोटी एहतियात आपको बहुत सारे मुश्किल मसले से बचा सकती है। बच्चे बड़े सब मिलकर अपनी फैमिली को जो है तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और इसके लिए लाजमी है कि आप हमेशा अपना हैंड वॉश करते रहें, और जब भी आप काम शुरू करें, काम ख़त्म करें, तो ये लाजमी आप करें, ठीक है। थोड़ा सा आपने लाइफ बॉय सोप को अपने हाथ पर लगाया आपने, और उसके बाद इसे आपने अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में और नाखून के नीचे हर जगह पर जरासीम हो सकते हैं, तो इसे आप वॉश बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करें, बच्चों को भी सिखाएं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जैसे हम मास्क लगाते हैं इस तरह से वॉश करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सारे बड़े मसलों से बचा सकती हैं। तो इसे आपने लाजमी ये करना है। और हैंड वॉश करने के बाद आप रोज़ पेटल जो है टिश्यू से अच्छी तरह से हाथ को साफ़ कर लें, और इसके बाद इसे डस्टबिन में ज़ाया करें ताकि इसके जरासीम इधर उधर फैलने से बच सकें। मास्क को भी इसी तरह से ज़ाया कर दिया करें, इधर उधर फेंकने से बेहतर है एक जगह समेट लें से। तो सबसे पहली रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, और ये है जर्मन मिर्चें मेरे पास। पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा बेसन है, और इसमें मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ, और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा इलायची पाउडर ये मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसे आपने एक घोल सा बना लेना है पानी डालकर। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और गाढ़ा गाढ़ा सा एक घोल सा बनाएंगे। और उसके बाद ये मिर्चें जो हैं मैंने इसमें चाट मसाला और दही, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने मिक्स कर लिया। और ये बड़ी वाली मिर्चें जो हैं इसके अंदर हमने इसे फिल कर दिया है, तो बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा।
इसे हमने गोल बनाकर इसमें हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ मेरे पास जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा जो है आपको एक नई प्रोडक्ट है, कलौंजी और कनोला का मिक्स, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अलग से कलौंजी खाने से बेहतर है कि आप इस डालडा के कलौंजी एंड कनोला मिक्स से जो है अपना फ़ायदा उठाएं और एंजॉय करें। तो ये मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा तरकारी की तरफ, वो मैं बाद में बुलाऊँगा, लेकिन ओवर टू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, हम चलते हैं आगा अब्बास साहब की तरफ और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जानना चाहते हैं कि आज का हमारा क्या मौजू है। अब्बास साहब, हमारा मौजू आज का है कि आँखों की बीमारियाँ। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताइए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की बीमारियों का इलाज किस अंदाज से बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आँखों की बिनाई को सही करने के लिए, और जो बिनाई बुखार की शिद्दत की वजह से भी कम हो जाती है और चली जाती है, या आँखों में दाने निकलते हैं, या और दूसरी आँखों की बीमारियाँ हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा एक बताता हूँ, मशरूम का, जिसे कुंभी भी कहते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये जो कुंभी होती है, आप इसको ताज़ा तोड़ लें। ये जो डब्बे में आती है, इसको इस्तेमाल आँखों में डालने के लिए इस्तेमाल ना करें, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डब्बे की, लेकिन आप ताज़ा कुंभी, बारिश के ज़माने में ये उगती है, छतरी नुमा एक पौधा होता है, उसको तोड़ लें। उसको तोड़ने के बाद उसका जो पानी होता है वो दबा कर आँखों में अगर टपकाएंगे तो आँखों की ये जो बीमारियां हैं, दाने निकल रहे हैं, खारिश हो रही है आँखों में, आँखें रेड हो रही हैं, आँखों की बिनाई कमज़ोर हो गई, जो बुखार में गई हो, एक तो उम्र होने की वजह से कम हो जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुखार की शिद्दत की वजह से, जैसे टाइफाइड में, मेनिंजाइटिस में, बुखार की वजह से, गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से बिनाई चली जाती है, कम हो जाती है, वो बिनाई वापस आना शुरू हो जाती है। जो मेनिंजाइटिस में ख़ास तौर से जाए, गर्दन तोड़ बुखार में चली जाती है अक्सर बिनाई, वो वापस आना शुरू हो जाती है। टाइफाइड के नतीजे में भी बिनाई कम हो जाती है, वो भी वापस आती है। तो मेरे मौला ने फरमाया कि कुंभी को, मशरूम को आँखों में डाला भी जाए और मशरूम को खाया भी जाए। लेकिन अब बस यही एक सवाल भी उठता है ना कि बारिश के वक्त आपने कहा कि ये उगती है और ताज़ा ही चाहिए, लेकिन अगर बारिश उन दिनों में ना हो रही है जिन दिनों में ये बीमारी है, उस वक्त क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं, उसी के लिए मैंने अर्ज़ किया कि ये डब्बा पैक जो आती है ना, प्रिजर्वेटिव की भी होती है, वो खा सकते हैं उसको, लेकिन उसको टपकाएं नहीं, टपकाएं वही बारिश वाली। अच्छा, उसके अलावा मैं एक नुस्खा बताता हूँ जो बारिश के सीज़न के अलावा है। नीम के दरख्त का शहद, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीम के दरख्त का शहद 4 सलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सलाइयाँ बाईं आँख में अगर आप लगाएंगे तो भी ये तमाम फ़ायदे हासिल होंगे जो मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किए। और अभी आगे प्रोग्राम में मैं मोतिया की, जो आँखों में मोतिया आ जाता है, उसके लिए भी बड़े अच्छे नुस्खे बताऊंगा, आप लोग नोट कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी इरम साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है निकाह, एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता इसके बाद 2 इंसानों के बीच में होता है। तो निकाह के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस रिश्ते की क्या अहमियत है निकाह के बाद, और निकाह पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जब आप निकाह में किसी के शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कैसे उस रिश्ते को लेकर चलना होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रीमा। निकाह पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, निकाह बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। बरान रहमत आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑल्पर्स एंड डालडा। ब्रेक हो गई अचानक, मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने इरम जा साहिबा से किया था कि इरम साहिबा ये बताएं कि निकाह एक नए रिश्ते की शुरुआत है। सबसे पहले तो निकाह है क्या, इस पर रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रीमा।
निकाह ज़हर हम सब ये जानते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मेरे अल्लाह ने इस प्यारे रिश्ते को नाम निकाह दिया क्यों। और अगर लुग़त को उठा लो तो सबसे पहले उसमें देखो कि जब शदीद बारिश होती है और ज़मीन उसको अपने अंदर जस्ट कर लेती है तो वो एक हो जाते हैं, इसको निकाह कहते हैं। जब आंखें नींद से बोझल हो जाती हैं और वो आपको एक मीठी नींद सुला देती है और नींद और आँखों का वो रिश्ता जुड़ जाता है तो उसको निकाह कहते हैं। इसी तरीके से जब मर्द और औरत का आपस में एतबार का रिश्ता कायम होता है और वो इस पाक रिश्ते में बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको निकाह करार दे दिया। और जब दरख्त परवान चढ़ता है और उसकी शाखें आपस में मिल के छाँव देने का काम शुरू कर देती हैं, उस शाखों के मिलाप को निकाह कहते हैं। तो यही वजह है कि मेरे रब ने इस पाक रिश्ते को इतना खूबसूरत नाम दिया है, क्योंकि देखो जब दो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की रज़ामंदगी के साथ एक होते हैं तो वो उस दरख्त की छाँव का रूप इख्तियार कर लेते हैं, एक दूसरे का लिबास बिल्कुल लिबास बन जाते हैं, छाँव का रूप इख्तियार कर लेते हैं। अब उन्हें आबियारी करनी होती है उस आने वाली नस्ल की, उन पेड़ पौधों की जो उनकी छाँव में ठंडक पाते हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता निकाह में कोई परेशानी आ जाती है तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, आँखों से नींद उड़ जाएगी और छाँव नसीब नहीं होगी तो वो नन्हे फूल कहाँ जाएंगे। तो बात ये है कि ये वो दरख्त है। कितनी खूबसूरत बातें। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतना हसीन बनाया, एक दूसरे का लिबास बना दिया, एक दूसरे की इज्जत बना दी, और अब इस रिश्ते की इज्जत को लेके ही चलना है। और इसमें जितनी जिम्मेदारी मर्द की है, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा जिम्मेदारी औरत की है कि वो इस रिश्ते को बनाए, क्योंकि सिंफ नाजुक है ना तो जज्बात को ज़्यादा समझती है। जब जज्बात को ज़्यादा समझेगी तो वो अपने घर को भी उतना ही हसीन बनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी रमज़िया साहिबा आँखों का भी जिक्र कर रही थी और मुफैरा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें से आँखों की एक रोशनी भी कम हो जाती है। उसको बेहतर बनाने के लिए हम किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अच्छा फरहान, आँखों की रोशनी के दो, एक तो बीमारी है इनहेरिटेंटली या खुदा न खास्ता कोई बहुत आपको हैवी डिजीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आजकल का जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली बिनाई आहिस्ता आहिस्ता चलती चली जाती है, आपकी आई साइट वीक होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते आप भले से कितने ग्लासेस लगा रहे हैं, स्पेक्टिकल्स के नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन को हेल्दी रखें, ग़िज़ा अच्छी रखें। अब उसमें करना क्या क्या है, ग़िज़ा की जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो आपके ग़िज़ाइयत में विटामिन ए एक्सेसिव भी नहीं कहूँगी लेकिन अच्छी मिकदार में मौजूद होना चाहिए। आप रोज़ाना 8 से 10 बादाम, 7 बादाम का एक टोटका है, लेकिन 8 से 10 बादाम आप भिगो के रखें और उसको सुबह खा लें तो वो आपके दिमाग को भी बहुत तेज़ करेगा, साथ में आपकी आंखें कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। कल भी मैंने एक रेमेडी नहीं कहूँगी मैं, एक रेसिपी कह लें या एक पाउडर सफ़ूफ आप घर पर बना के रख लें। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ज़रूर दें जो कि स्टूडेंट्स लाइफ से गुजर रहे हैं, वो नर्सरी का हो या ए लेवल्स का हो या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट हो, उसको ये दे मिश्री, सौंफ और बादाम, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है इक्वल क्वांटिटी में, और इनको अच्छे तरीके से पाउडर बना के आप एक जार में भर लें। रोज़ाना 1 चम्मच आप लोग खुद भी खाइए और बच्चों को भी दीजिए। उसके अलावा अब जो हमारी रूटीन है उसमें एक्सेसिव यूज़ हो गया हमारे मोबाइल फ़ोन्स का, स्क्रीन्स का, लैपटॉप का, जिसकी लाइट आपकी आंखों पे जो पड़ती है तो वो बहुत आपके रेटिना को और उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो सबसे पहले तो उसकी लाइट की जो पावर है वो लाइट रखें, उसमें लाइट एंड डार्क का ऑप्शन होता है। साथ में ये कि हर आधे से 30 to 40 मिनट्स के बाद आप 10 से 12 मिनट का अपनी आंखों को रेस्ट दें। ये नहीं कि आप मुस्तकिल काम पे लगे हुए तो आप स्क्रीन को ही देखते चले जा रहे हैं, खासतौर पे मोबाइल पे। नो मैटर आप कितने बिजी हैं और कितना मसरूफ़ और कितना ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आंखें ही नहीं रहीं तो फिर ये किस तरीके से हो सकेगा। साथ में सुबह के रूटीन में जब आप, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हेल्दी वॉक, ब्रिस्क वॉक हेल्दी है बहुत ज़्यादा, ठंडी घास पे नंगे पाँव चलना आपके आँखों के लिए बेहतरीन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करना है। गाजर का जूस भी अगर आपके घर में आपके बच्चों की किसी की भी आई साइट वीक हो रही है तो गाजर का जूस बेस्ट है कि वो ले, तो उससे डिक्रीज हो जाता है। जी बिल्कुल, गाजर का जूस ज़रूर लेना चाहिए। और सोनिया, आपको मालूम है जो हालात चल रहे हैं, कोरोना की वजह से लोग अलग परेशान हैं, जॉबलेस भी लोग हो गए हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़्यादा लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। इस स्ट्रेस से लोग कैसे निकलें, क्या एक्सरसाइजेस करें, किस तरह से अपनी जहनी दबाव को वो ख़त्म करें? आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और इस बात को मैं जाके रेडियो पे भी करती हूँ और जब भी कोई सेशन होता है मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करती हूँ कि स्ट्रेस जब हमारे ऊपर आता है,
सो हमें बज़ाहिर इतना पता नहीं चलता, लेकिन इंटरनली वो जितना हमारे लिए गंदा या बैड इफ़ेक्ट्स देता है ना, उसका अंदाज़ा लोगों को है नहीं, तभी ईज़िली लोग स्ट्रेस को कैरी कर लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि स्ट्रेस से अंदरूनी तौर पर आपकी कितनी तबाही होती है, कितना टूट फूट का शिकार हो जाता है इंसान, सो हम स्ट्रेस लेना मिनिमम कर दें। स्ट्रेस अगर आपने ले लिया है, पहले तो हम बात करेंगे कि जब यूजुअली स्ट्रेस आउट आप हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पर हों, आप अपने घर में हों, आप सेट पे बैठे हों, बैठे बैठे भी आप अपना स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आपने सबसे पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। ये जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, जो कैमरा पे हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ईज़िली करें और अभी भी मेरे साथ आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो नेक है वो स्ट्रेट हो, एंड टुवर्ड्स योर राइट नी आपको अपना सर टिल्ट करना है, वो भी स्लाइटली इस पार्म के थ्रू। लाइक आप राइट साइड पे अपनी गर्दन को करने जा रहे हैं तो लेफ्ट पार्म को यहाँ पे रख के आपने इसको स्लाइटली ऐसे प्रेस करना है। इतना आपको प्रेस करना है कि आपके जो ट्रेपीजियस मसल्स हैं, ये जो दो गर्दन के मसल्स होते हैं, ये आपको स्ट्रेच होते महसूस होने चाहिए। जब आपको महसूस हो कि वो अच्छे खासे नीचे आपके मसल स्ट्रेस आपने उस पर स्ट्रेच हो गया है, सो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, लाइक दिस। 5 to 6 सेकेंड्स आपको उसे होल्ड करना है और उसके बाद वापस ले आना है। लाइकवाइज आपको राइट पार्म को उस तरह प्रेस करके एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है। फिर वापस, अच्छा ये तेज़ नहीं करना प्लीज़, जितना स्लोली नीचे जाएंगे ये उतना ही इफ़ेक्टिव है और इसको 3 से 4 बार ईच साइड हम रिपीट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप सर को बिल्कुल पीछे लेके जाइए, बट मेक श्योर आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। और आप स्लाइटली पीछे गए और आपने थोड़ी देर होल्ड किया, 5 to 6 सेकेंड्स आपको उसको करना ही करना है मिनिमम, और फिर इस तरह से नीचे, और दैट्स इट। ये आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सोने से पहले ज़रूर कीजिए एक मरतबा, उठने के बाद भी इसे कीजिए, तो अगर 90% स्ट्रेस है तो वो थोड़ा कम हो ही जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है फॉर श्योर। जैसे हमारे सेट के ऊपर हम लेफ्ट साइड पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ उधर राइट साइड पे भी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। इधर हमने प्रैक्टिस कर ली पूरी, इधर की प्रैक्टिस कर रहे पूरी। और ये गर्मा गर्म और फूली फूली पूरी जो है ना, ये इंसान के दिल को बड़ा ही वो करती है। ये देखें गुलजार भाई, आज इफ्तार पे जाने का दिल नहीं चाह रहा। इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नेक्स्ट मैं इसे टर्न करूंगा और बहुत अच्छे कलर में हमारी पूरी तैयार हो रही है। और आप देख रहे होंगे अक्सर पूरी ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है, लेकिन यकीन करें ये वाइट ही रहेगी। बस इसमें टेक्निक इस्तेमाल करना है, अपने आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। अच्छा, इसमें जो हम खुशका लगाते हैं वो नहीं लगाना, ऑयल में इसको बेलना है, तो जाकर आपकी पूरियाँ जो है ना, और जहाँ पर डालडा हो तो फिर जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो इसमें आपको बहुत अच्छी खस्ता पूरियाँ, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े से कलर की, इतनी अच्छी आ रही है। और ये हम इसको पूरियाँ तैयार कर रहे हैं। एक मैं आपके सामने करके डाल देता हूँ, और सालन भी यहाँ पर बन रहा है बहुत ही अच्छा। इसमें जो कसूरी मेथी है ना, उसका कसूर है कि वो इतनी मज़ेदार डिश बना रही है कि उसकी इतनी अच्छी खुशबू की। बिल्कुल सही जी। इसमें एक पीस मैं आपको सामने, बस इसको आपने देखें, मैंने इसमें खुशका नहीं लगाया, ऑयल में इसको मैंने बेला है, ठीक है। तो इसको आप ऑयल में बेलेंगे तो जितनी अच्छी पूरी, इस तरह से आपने इसको डाला, डालने के बाद इस चमचे से, जो छन्नी वाला चमचा होता है, इससे इसको आपने पुश करना है। ये देखें, इसको पुश करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली, ये देखें इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये देखें ज़बरदस्त सी फूल गई है ये। ओह माय गॉड। तो इसे आपने थोड़ी देर बाद पलट देना है, बहुत ज़्यादा ओवर इसको कुक नहीं करना है, ठीक है। और ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास सालन तैयार हो रहा है, और ये मैं आलू और चने की तरकारी जो है वो बना रहा हूँ, और इसको थोड़ी सी ग्रेवी वाली होनी चाहिए। इसमें आलू थोड़ा सा मैश हो जाए तो उससे ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाती है, और इसमें खटास के लिए थोड़ी सी इमली का पेस्ट ऐड करेंगे तो और मज़ेदार ये सालन बन जाता है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। और बाकी मैं ड्रिंक की तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी इसे मैं पूरियाँ बना लेता हूँ, आप लोग को दोबारा बिल्कुल। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं आगा साहब आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगी, बल्कि चाहूँगी कि इस हवाले से आप थोड़ा डिटेल में ज़रूर बताइएगा
جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں اس وقت کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں. کرونا سے امیڈیٹ کیسے بچا جا سکتا ہے اس وائرس سے، یہ تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، مگر جو لوگ اس وقت اتنی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جو نیکی اپنے ساتھ کرو دوسروں کے لیے بھی کرو. ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس مشکل سے نکل جائیں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ. تو آپ جلدی سے کچھ ایسی چیز بتائیے کہ کون سا ایسا طب نبوی کی روشنی میں نسخہ جس کے ذریعے یہ وائرس جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک نسخہ تو میں ایسا بتا سکتا ہوں کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس پر عمل کرے، پوری انسانیت اس پہ عمل کر سکتی ہے. رات کے آخری پہر میں میرے مولا نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں کلونجی کھائی جائے. کلونجی رات کے آخری پہر میں یعنی کہ اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے، 5 بجے اذان ہو رہی ہے تو 4 بجے سے لے کے 5 بجے کے ٹائم جو ہے آخری پہر ہے. 21 دانے کلونجی لیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا کافی کہہ کے کھا لیجئے. آپ کلونجی کو پھانک کر کھائیں گے، آپ کرونا سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. کیونکہ میرے مولا اللہ کے رسول نے، میرے مولا نے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور وہ رحمت للعالمین ہے. انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نسخہ بتایا. اچھا اس کے علاوہ دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے یہ کرونا سے جتنی تباہیاں مچ رہی ہیں. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. اگر صبح کی پہلی دھوپ کی طرف 10 سے 15 منٹ آپ پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں. ابھی ریسرچ ہوئی ہے کیلیفورنیا میں کہ 8 گنا زیادہ یہ تیزی سے کرونا کے وائرس کو آپ کی باڈی سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. یہ کیلیفورنیا میں ابھی 4 اپریل کو ریسرچ ہوئی ہے، اور انگلینڈ کی ایک ویب سائٹ پر اس کو پورا طرح سے اس کو پھیلایا گیا، اس کو بتایا گیا ہے. ایک اور چیز بتاتا ہوں. دیکھیے میں اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ 10 مرتبہ آپ پر رحمت کرے گا. امیجیٹلی آپ جیسے ہی درود شریف پڑھیں گے 10 رحمت کے فرشتے آن کے آپ کو اپنے حصار میں لے لیں گے. آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمت کے فرشتے اپنے حصار میں آپ کو رکھیں گے. آپ کو کرونا نہیں لگے گا انشاءاللہ. ہمارا یقین ہے کہ درود شریف ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچاتی ہے، اور ثواب بھی ہے اور اسی میں شفا بھی ہے. بے شک درود بے شک بہت بڑی عبادت ہے اور ہزار بیماریوں کا علاج بھی ہے. کیونکہ وقفے کا وقت ہے، لیکن ہم اس سے پہلے چاہیں گے عفیرہ سے ایک سوال کرنا. عفیرہ یہ بتائیے گا کہ آنکھوں کے گرد اکثر لوگوں کے ہلکے پڑ جاتے ہیں، ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اچھا حلقوں کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. انسومیا کے پیشنٹس کے سب سے زیادہ پڑتے ہیں جن کو نیند نہیں آ رہی ہوتی یا نیند وہ لیتے نہیں ہیں، جو بھی وجوہاتوں فرحان نے بھی ایک دن بولا تھا. یہاں پہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انسومیا کے پیشنٹس ہیں تو آپ کی نیند جب مستقل طور پہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو ایک پگمنٹ ہوتا ہے میلانائن، وہ جب ایکسیسو طور پہ یہاں پہ آپ کے جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ والی جگہ ڈارک ہو جاتی ہے. برس کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بھی میلانائن پگمنٹ کی لیکنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جب وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ برس کی بیماری کی طرف جاتے ہیں اور یہ ایک پرماننٹ چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ ڈپریشن یا ایگزرشن میں ہوتے ہیں تو جو باریک شریانیں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، بہت باریک شریانیں ہوتی ہیں، ان کے ریپیئر ہونا ایک مشکل حد تک ناممکن ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. جب وہ پھٹ جاتی ہیں تو یہاں پہ خون کی کلاکڈ آرٹریز میں کلاکڈ وہ ہو جاتا ہے سارا، تو بلڈ جم جاتا ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ یہ تو ایک میں سیویئر بتا رہی ہوں جو ہلکے ہو جاتے ہیں، جس سے آئی پیڈز بھی بن سکتے ہیں آپ کی ساری چیزیں. جو نارمل بچوں کے پڑ جاتے ہیں یا ہم لوگوں کے روٹین کے ایگزرشن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے حل ہیں. ٹی بیگز رکھ لیں آپ، کھیرا رکھ لیں. تو ٹی بیگز جو یوزڈ ہوتے ہیں ان کو آپ جمع کر لیں ڈرائی کر کے اور اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھ لیں، اور کھیرے سے بھی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہے، ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک آلپرز اینڈ ڈالڈا. ارم صاحبہ، نکاح کے حوالے سے آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس پہ روشنی ڈالی،
मगर ये बताइए कि अब लोग इस मुक़द्दस चीज़ से इज्तनाब कर रहे हैं, लोग इसके अलावा जिस रिश्ते में रहना चाहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता उसको वो दोस्ती का नाम देते हैं या मेंटल अंडरस्टैंडिंग का नाम दे देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या हम सही रविश की तरफ जा रहे हैं और क्या इसकी वजह से लोग शादियां नहीं कर रहे, और अगर शादियां हो रही हैं तब तलाक का तनासुब जो है वो इतना क्यों बढ़ रहा है? मैंने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए। रीमा, बात ये है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक तो देखो, हमारे अंदर बुराई ये है कि हम बहुत जल्दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैरिड के साथ एक पार्टनर का अब फॉर्म में एडिशन हो चुका है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे भी ये सही है, उन्होंने किया है तो हमारे लिए भी सही है। हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती, और वहाँ की तुम देखो अब वो जिस कदर डिक्लाइन की तरफ है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने माशरे को सुधार सकें, क्योंकि उनकी चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस माशरे में है तो हमारे पास चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो पहली बात है कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, लोग समझते हैं हमारी आज़ादी ख़त्म हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम शादी कर लेंगे तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? आप शादी कर लेंगे तो फिर तो आप मिल के ज़्यादा खुशियों के साथ आज़ादी को अपनी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक कपल, मैं नाम नहीं मेंशन कर सकती उनका, बहुत मोहब्बत से शादी कर ली उन्होंने, एक दूसरे को पसंद किया और फिर फ़ौरन शादी कर ली। शादी के बाद बच्चा भी हो गया। उसके बाद शौहर ने कहा बेगम से कि मैंने तुमसे छोटी उम्र में शादी कर ली थी तो मुझे तो रोमांस का मानी जो है वो अब समझ आ रहा है, तो उसने उसको तलाक दे दी। ऐसे रिश्ते, ऐसी सोच, और इस पर भी आप प्लीज़ आवाज़ ज़रूर उठाएं और इस पर भी रोशनी डालें। रीमा, देखो, मैं पहले तुम्हें सवाल के जवाब दूंगी। जो तुमने कहा कि तलाक का रेशो हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है, तो गैलप एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है कि जो सारी चीज़ों पे सर्वे करती है। पाकिस्तान गैलप का भी एक रीसेंट सर्वे है, तो उसमें उन्हें पता चला कि 9% मर्द हजरात शादी इसलिए नहीं करते कि वो मेंटली तौर पे तैयार नहीं होते। 10% ख़वातीन शादी इसलिए नहीं करती कि वो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं। 27% लोग जो है वो शादी इसलिए नहीं करते कि वो इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते। 33% लोग ऐसे हैं कि जिनकी दीन से दूरी है, और 42% लोग ऐसे हैं जिनमें बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली ये जो लैक ऑफ पेशेंस है, ये सबसे बड़ी वजह है तलाक होने की। और मैं फिर यही कहूँगी कि देखो, मर्द हमेशा कसूरवार नहीं होता। हम बहुत सारी चीज़ों का मर्दों को देते हैं। मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रही, मैं भी पहले वाले पे कह रही हूँ। तो वो हमेशा से ख़वातीन के हकूक़ पर बोल रही हैं। हाँ, नहीं, मगर ये कि मर्द के भी बहरहाल हुकूक है। मर्द हज़रात ने प्रेशर डाला है? नहीं, प्रेशर नहीं डाला। और बहुत मैं मज़े की बात बताऊँ कि आज प्रोग्राम में आने से पहले आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद माई हस्बैंड, एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पिंग हैंड फॉर मी। थैंक यू सो मच जिया। तो बेसिकली तुम वाकई एक हकीकत है कि देखो, एक आदमी, इस्लाम वो खूबसूरत मज़हब है जिसमें औरत के कंधे पे किफ़ालत का बोझ नहीं है। वो करे तो अपनी मर्ज़ी, उसकी खुशी, बोझ नहीं है, ये मर्द के कंधे पे है। अगर वो थका हारा घर में आता है और उसकी बीवी उसको एक गिलास पानी भी पेश करती है तो अल्लाह ने तो उस पर भी सवाब लिख दिया। और अगर मर्द काम नहीं कर रहा और बीवी काम कर रही है और फिर आकर उसकी डांट सुन रही है तो उस पर क्या और तुम्हें पता है, अगर बीवी काम कर रही है और अपने घर की किफ़ालत कर रही है तो उसको किफ़ालत के साथ साथ सदक़े का भी सवाब मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मतलब अल्लाह ने अजर तो बहुत रखे हैं। अब तुम्हारे में सवाल पे आती है, ये जो तुम्हारे बात की, ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग अपनी बीवियों को बहुत आसानी के साथ छोड़ देते हैं और वजूहात ऐसी बयान करते हैं कि जिनका न सर है तो न पैर होता है। ठीक है, अल्लाह ने पोलीगैमी की इजाज़त मर्दों को दी है, हमारे माशरे में है, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएँ तो आप देखेंगे कि जो गैर शादीशुदा असहाब भी होते थे वो शादी प्रेफर करते थे किसी बेवा से या मुतल्लका से, ताकि उसके घर की किफ़ालत हो सके। आज आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी बीवी से भी कोई 10 साल छोटी लड़की को लाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा किसी खूबसूरत लड़की की तरफ देखना चाहते हैं। तो पहले आप उस इस्लामी माशरे को बैलेंस तो कर लें। और आपने मोहब्बत की शादी की, आपका बच्चा हो गया, अब आपने क्या किया? अब आपने उस औरत जिसने अपनी सारी चीज़ें आपके ऊपर निछावर कर दी, आपने उसे लाके दीवार से लगा दिया, कोने में खड़ा कर दिया। अब तो उसकी शख्सियत का क्या वजूद रह गया? वो सारी ज़िंदगी मर्द नाम पे एतबार करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने, इसकी वजह आप बन गए कि आपने उसके साथ ये किया। और हैरत मुझे उस औरत के ऊपर होगी जो अब आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो बात यह है कि गलत दोनों तरफ से लोग हो जाते हैं, लेकिन माशरे की खूबसूरती खराब करती बिल्कुल है। तो ये बड़ी एक लंबी अजीब है। और ये डिबेट मतलब वाकई ऐसी है कि जैसे टाइम भी चाहिए कि मतलब
इस चीज़ के पीछे औरत होती है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि मर्द की कौन सी ऐसी बातें होती हैं कि वो खैर वो बातें हम अब यहाँ भी नहीं कर सकते कि वो उस चीज़ में आ जाती बिल्कुल है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि माफ़ करने की आदत पैदा करो। ये अल्लाह का करम है कि वो इंसान के गुनाहों पर पर्दा पोशी करता है। अगर इंसान के हाथ में होता तो वो किसी को शायद दफन भी ना करता। बिल्कुल। और मौलाना सल्लम फरमाते हैं कि बदला माफ़ करने का हक भी उसी को है जो बदला लेने की ताकत रखता है। हाँ, बेशक बेशक, क्या माफ़ करने खूबसूरत का अखबार मज़ा भी उसी वक्त है फरहान कि जब तुम बदला ले सकते हो बिल्कुल। लेकिन तुम माफ़ कर दो। बिल्कुल जी। हम चलते हैं सोनिया लोधी साहिबा की तरफ। अभी आपने स्ट्रेस के हवाले से एक्सरसाइज बताई, तो स्ट्रेस बेसिकली इंसान को किन किन मुश्किलात में डाल देता है और स्ट्रेस दूर करने के लिए हम एक्सरसाइज करते ही क्यों हैं आखिर? बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा तवील एक जी मैं मौजू आपकी है। बात समझ गई हूँ। असल में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हमें स्ट्रेस के मानी भी नहीं पता, ठीक है, और बस कोई भी छोटी सी भी चीज़ आती है हम उसको तारी करना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि बस उफ ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई। हमारा तवक्कल थोड़ा कम है ना अल्लाह पर। और एक चीज़ छोटी सी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि मैं जब लोगों को देखती हूँ तो लोगों को ना अल्लाह से उम्मीद है, उन्हें यकीन नहीं है कि ये हो भी सकता है। हमें उम्मीद है कि नहीं, आप यकीन करें कि ये सही हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ही 50-50 हैं तो फिर आपकी तो नियत ही 50-50 है। तो अल्लाह मैंने भी यही कहना, ठीक है, जब बंदे को यकीन नहीं है चीज़ पे तो फिर मैं क्यों सही करूं। सो आपकी नियतों के अकॉर्डिंगली ही अल्लाह ताला आपको नवाजता है। तो अगर आप चीज़ चाहते हैं कि ये आप स्ट्रेस ना लें तो सबसे पहले आप अल्लाह पर यकीन बना लीजिए अपना। परेशानियाँ वैसे ही कम होना शुरू हो जाएंगी। हमारा राब्ता अल्लाह से बहुत कम हो गया है, ऊपर से कनेक्शन बहुत वीक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। और हम समझते हैं कि जब यहाँ वालों से स्ट्रॉन्ग होगा तभी हर चीज़ फ़ाइन हो जाएगी, स्ट्रेसेस भी रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ से कम कीजिए, वहाँ से ज़्यादा कीजिए। जब आप मेन जो CEO होता है कंपनी का, जब आप उसको अपने उसमें काबू में तो खैर सही नहीं होगा, जब आप उसके अंडर आ जाएं और उससे मोहब्बत आप करने लगें तो दुनिया तो उसी की बनाई हुई है ना। रब से राब्ता कीजिए, मोहब्बत करना सीखिए, डरने की जगह खौफ की जगह मोहब्बत कीजिए, रब से इश्क कीजिए। ये स्ट्रेसेस वैसे ही रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे जब कनेक्शन आपका ऊपर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपका स्ट्रेस आ भी गया है सो उसके लिए आप प्लीज़ बजाय दवाओं पर जाने के आप उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट कीजिए। स्ट्रेस सबको ही आ जाता है आजकल, स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्कुल कॉमन है। आप अपनी नींद पे तवज्जो दीजिए, बजाय स्लीपिंग पिल्स खाने के या मसल रिलैक्सेंट्स लेने के आप सूजी का हलवा थोड़ा सा बना के खाएं, उससे बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। उसको थोड़ा सा दूध में मिक्स करके आप लें। खशखश को दूध में लेने से बहुत अच्छा। सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप किताब पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लें, बहुत किताब पढ़ना शुरू कर दें, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन एट टाइम्स आप किताब भी पढ़ें तो आप सिर्फ उसको देख रहे होते, दिमाग आपका कहीं और ही होता है। अगर आप थोड़ा सा मी टाइम लेना शुरू कर दें तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर अबू याह्या साहब की किताबें आप पढ़ें तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इतनी खूबसूरत किताबें उनकी। बिल्कुल, पिछले साल आए भी थे वो हमारी ट्रांसमिशन में। आए थे जी, बिल्कुल आए। हमें सादत मिली थी कि लास्ट ईयर अबू याह्या साहब हमारी ट्रांसमिशन में आए थे। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें फिर मौका दे कि हम इतनी प्यारी शख्सियत को दोबारा से बुला सकें। और मैं सच बताऊं, गुलजार साहब की तरफ जाने से पहले कि मेरी ज़ात के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई है, इतनी तब्दीली जो आई है, जब आप अच्छी किताब पढ़ते हैं उसका असर आपकी सोच पर होता है और आपकी सोच आपकी पर्सनालिटी को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। एक टाइम जब ज़िंदगी शुरू होगी, मैं ये कहूँगी अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़े। बेहतरीन किताब, कसम उसके बाद आखिरी जंग, बिल्कुल उसके बाद जंग अभी जारी है। बेहतरीन किताब है। किताबें हैं, ट्रांसमिशन भी अभी जारी है और वो खाना पकाना भी जारी है। खाना जो है वो बन चुका है जी। खाना बनाने से भी इंसान के स्ट्रेस जो है वो दूर होता है। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो किचन में जाएं और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ये भी एक थेरेपी है। इस वक्त इंटरनेशनल पैमाने पर बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की तरफ राग़िब किया जा रहा है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी। और हमेशा की तरह मर्द जो है मासूम होता है बेचारा, तो उसके ऊपर रहम करें बेचारे के ऊपर। जैसे कि यहाँ बहुत सारी ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन ये मर्द बेचारा जो है आग के सामने गर्मी में तपा हुआ पसीने पसीने होकर काम ये कर भी रहा तो एक मर्द है, देखे खाना पका रहा है, ये भी तो एक मर्द है। ठीक है जी।
सिखा रहे हैं। मर्द वैसे बेचारा होता है हमेशा से, जब से पैदा हुआ है। तो बहरहाल मैं चल रहा हूँ अपने ड्रिंक की तरफ, और बहुत ही मज़ेदार खाना जो है तैयार हो चुका है। पूरियाँ गर्मा गर्म और मिर्चें जो हैं वो हमारी जो पेरी पेरी बाइट्स है वो भी तैयार हो गई हैं। यहाँ मेरे पास तरकारी, चने और आलू की जो तरकारी, खट्टी मीठी तरकारी जो है वो बन रही है, और साथ में ड्रिंक लाजमी चाहिए। तो ये मैंगो फ्लेवर टैंग का बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त न्यू फ्लेवर आया है मैंगो, और इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल नेचुरल मैंगो का फ्लेवर विद बहुत सारी एनर्जी के साथ, विटामिन सी और बहुत सारी एनर्जी आपको मिलती है। और इनका जो पैगाम है ना वो बहुत अच्छा है। छोटी छोटी नेकियां इंसान को बड़ा बना देती हैं, तो छोटी छोटी नेकियां करें। आज वक्त ऐसा है कि एक दूसरे की हेल्प करें और इंजॉय करें। ठीक है जी, चलते हैं। इसको हम इसमें ले लेते हैं, पानी के साथ भी बना सकते हैं। और दूसरा मैंने ऑप्शन आपको बताया था बहुत ही ज़बरदस्त, वो है स्प्राइट के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन मैं इसको पानी में बनाऊंगा। और मेरे पास स्प्राइटलिंग जो है पानी मौजूद है, इसको सिर्फ आप सिंपल पानी से मिक्स करें। 2 टेबल स्पून मैंगो फ्लेवर डालें और पानी मिक्स कर दें। और यहाँ मेरे पास है करशी जामे शीरी का जो इलायची फ्लेवर 100% ओरिजिनल अरकियात से तैयार करदा। और कहते हैं कि जहाँ आपको सहरी हो या इफ्तारी हो, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी आपको दोबारा दे देता है। बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जो आपकी पूरी दिन की एनर्जी को बहाल कर देती हैं। तो इसके साथ मैं स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ, इसका ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैंने स्प्राइट अकेले भी ले सकते हैं, राहत बख्श और बेहतरीन फ्लेवर के साथ। ये दोनों ड्रिंक्स हमारी जो है वो तैयार हो चुके हैं, और खाना भी तैयार है। तरकारी अभी मैं थोड़ी देर में डिश आउट कर दूँगा। ओवर टू यू। और ऑल पर्स भी इस्तेमाल करें 100% ओरिजिनल। अच्छा हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं भूल गया, और वो है हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइज़र, और वो भी लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र। छोटे साइज़ में है। मैं 100% शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। खुद भी आदत डाल लें, बच्चों को भी आदत डाल लें। मजाक ना समझें कोविड को, ठीक है, कोरोना वायरस को मजाक ना समझें। छोटे से चंद कतरे जो है कुकिंग के बाद आपने अपने हाथ में रखा लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र का, और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और बस फारिग। अच्छा, यहाँ जाते जाते बर्तन जो हैं वो लाजमी है, बहुत सारे गंदे हो जाते हैं। तो लेमन मैक्स 1000 नींबू की ताकत से भरपूर है, चंद कतरों में आपके बहुत सारे बर्तन को साफ़ कर देता है। तो लेमन मैक्स इस्तेमाल करें, घर की सफाई अच्छी तरह से करें। ईद आने वाली है, जल्दी जल्दी काम करें और अच्छे अच्छे जो है ना बर्तन साफ़ करके नए से बना लें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। थैंक यू गुलजार। आगा साहब, बगैर किसी तवक्कुफ के मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 2 सवाल इकट्ठे कर रही हूँ आपसे। एक तो जो आंखों में मोतिया आ जाता है, अब तो पहले कहते थे कि बड़ी उम्र में जाकर आता है, अब बहुत यंग लोगों को भी मोती की शिकायत हो रही है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। और अशुभ चश्म के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? देखिए, मोतिया के लिए मैं अर्ज़ करूँ, अगर ताज़ा मछली मिल जाती है, हैदराबाद में मिल जाती है और दूसरे जगहों पे मिल जाती है, ताज़ा मछली अगर आप खाएं। अमेरिका में हम कहाँ से ताज़ा मछली लेकर नहीं, बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि वो पूरे शेल्फ बना के रखते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसा हो गया, ताज़ा मछलियाँ तैर रही होती हैं, उनको वहीं पकड़ते हैं, वहीं बना के टाइप का सब बना होता है उसमें से। ताज़ा मछली खाने से आपका मोतिया चला जाता है, ये दावे से कह सकता हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को बताया, ताज़ा मछली खाने से मोतिया चला जाता है अगर आपकी आंख में आ गया। दूसरा एक नुस्खा है, उन्नाब ले लीजिए। उन्नाब एक बेर होता है लाल रंग का, उन्नाब को गुठली समेत पीसिए, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, जैसे सुरमा होता है, वो अपनी आंखों में लगाइए, उससे भी मोतिया चला जाता है। आशोब चश्म के लिए मैं अर्ज़ करूं, जब भी खाना खाइए, खाना खाने के बाद हाथों को धोइए और दोनों आँखों पर ऐसे मल लीजिए, आपकी आशोब चश्म चली जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद दोनों हाथों को ऐसे रखिए और आयतल कुर्सी पढ़िए, आशोब चश्म चली जाएगी। स्ट्रेस पे जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, स्ट्रेस कम करने ही के लिए, डिप्रेशन से आपको निकालने ही के लिए तो वो आपको दावत दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। 5 बार कहता है, आओ और मुझसे राज़ो नियाज़ करो, मुझसे सरगोशी करो। नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद उससे सरगोशियाँ कीजिए, अपने दिल की तमाम बातें कह दीजिए, अपने दिल की तमाम फरियादें, तमाम रुदाद उसके आगे सरगोशी करके कह दीजिए। जब आप सरगोशी करेंगे, उससे सारी राज़ो नियाज़ करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ
ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار میرا دعویٰ ہے آپ یہ کر کے دیکھیں، صحیح سے نماز کے مطلب کو سمجھ جائیے. وہ انویٹیشن دے رہا، آؤ مجھ سے راز و نیاز کرو، اپنی پریشانیاں مجھ سے بیان کرو، میں تمہاری پریشانیوں سے تم کو نکال دوں. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات آپ نے کی. واہ. اور انہی خوبصورت باتوں کی روشنی میں آپ کی خوبصورت گفتگو میں سننا چاہوں گی، اور میرے ساتھ تمام دیکھنے والے بھی. اچھا ارم، یہ بتائیے کہ اب جو شادی کا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ پرسنل ریلیشن شپ کو زیادہ، جس کا کوئی نام نہیں سوائے دوستی کے یا انڈرسٹینڈنگ کے، اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہے جو جہیز جیسی لعنت کا آج بھی ہمارا معاشرہ شکار ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ شادی کے جھنجھٹ میں پڑو، نہ جہیز کا پرابلم ہوگا، ہماری دونوں کی زندگی ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزار لیتے ہیں، پھر دل کیا تو نکاح کر لیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ریما، میں سمجھتی ہوں کہ جہیز تو بہت بڑی لعنت ہے، لیکن جس رشتے کی خرابی کی تم بات کر رہی ہو اس میں جہیز کا اتنا عمل دخل نہیں ہے. کیونکہ دیکھو، وہ دونوں جو ایز اے فرینڈ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، یا اب ایک ٹرم یوز ہونے لگا ہے پارٹنر، ایز اے پارٹنر ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور جی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اس میں ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں. اب تم مجھے بتاؤ کہ ان بچوں کے لیے وہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ماں باپ کو دونوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لائل ہونے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو ایچ ادر، ہم جب چاہیں گے الگ ہو جائیں گے. اس معصوم کا جو اس دنیا میں آ گیا، اب اس کا کیا مستقبل رہا؟ اس کا تو مستقبل تاریک ہو گیا. جب دل چاہا ماں چلی گئی، جب دل چاہا باپ چلا گیا. ماں نے کسی اور سے شادی کر لی، اس نے اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. باپ نے کسی اور سے کر لی، اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ جو زندگی میں افری میسنز جو ہے نا، دیکھو وہ اپنی بھرپور زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب شکل و صورت رنگت کچھ نہیں رہتی، اس وقت ان کا کیا حشر ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے رشتہ بنایا نا، جیسے ہم نے اس دن دوست کی بات کی تھی، تو در حقیقت میاں بیوی بہت نزدیک آ جاتے ہیں جب آپ ایک عمر گزار کے، وہ حسین لمحات ایک ساتھ گزار کے، اور وہ بڑھاپے کی اس میں رہنے لگتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اس میں دونوں کا کردار بڑا ضروری ہے، اور دونوں میں برداشت بہت ضروری ہے، اور دونوں کو اپنی زبان پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے. کہ وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ لفظ کہنے والے کچھ نہیں کرتے، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں. تو بیسکلی نا یہ، اور ظاہر ہے جب میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں ہوتا، تو جیسے سونے بات کرتی ہے، عباس بھائی نے بھی کی، بچے بھی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. اور آج کل تو ساری دنیا ہی اسٹریس میں ہے. تو مجھے کیونکہ کرونا کا ذکر ہو رہا تھا، تو صرف چند لمحے تمہارے لوں گی. میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ لا لگانے کی اللہ سے، کہ خدا جو خود محبت ہے، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں مایوس رکھے گا وہ بازار و مسجد کو. خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اب کیونکہ وقت بہت زیادہ مختصر رہ گیا ہے، اور سونیا سے بھی سوال کرنا ہے، فیرت سے بھی سوال کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ سونیا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اسٹریس اور مائیگرین کیوں ہوتا ہے، اور اس سے آرام کیسے آ سکتا ہے؟ مختصراً بتائیے گا. اسٹریس کیوں ہوتا ہے، اس کے تو بہت سارے ریزنس ہیں، اور سب کے اپنے کچھ پرسنل ریزنس ہوتے ہیں. کسی کے ورک پلیس پہ، کسی کے ریلیشن شپ میں، کافی سارے ریزنس ہوتے ہیں. فرحان پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اسٹریس مائیگرین میں تبدیل ہو مائیگرین میں جو تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ کہ میں ہمیشہ ہر کسی کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کا جو ڈاکٹر ہے نا، آپ اس سے رجوع کیجیے، کیونکہ اس کے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں. میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دوں یہ ریزن ہے، لیکن لوگ اپنے طور پر اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا تھا تو یہی ریزن ہوگا، اور وہ اپنے طور پہ علاج شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کئی بار ہوا ہے. تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی، پلیز آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پین ہے، اور کہیں پر بھی ہے. اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کر کے بتائے گا، اور اس کا علاج آپ کو پراپرلی کر کے دے گا. اس کے علاوہ میں نے اسٹریسز بتائے ہیں، وہ کیجیے، اچھی ڈائٹ، اچھی نیند لیجیے، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. بغیر کسی توقف کے اوپر جلدی سے بتا دیجیے کہ پلکوں کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا، اسٹریس مائیگرین میں چینج میں فٹافٹ بتاتی ہوں. اسٹریس کا مائیگرین میں چینج ہونا صرف ان لوگوں کے لیے ساتھ ہوتا ہے جن کو میڈیکلی مائیگرین کا ایشو ہوتا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی نیند لے لیں. صحیح. دوسرا میں آؤں گی کہ سجدے کی جو بات ہوئی تھی، سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پرووڈ ہو چکی ہے کہ جب انسان کا ماتھا زمین پہ ٹکراتا ہے تو اس کا اسٹریس ریلیف
डैंड्रफ होता है। अब मैं आती हूँ आपके सब जवाब पलकों की तरफ कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जो डैंड्रफ आ जाती है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है, और उसके लिए बेहतरीन तरीके के लिए कि विटामिन ई की कैप्सूल्स मिल जाती हैं, उस कैप्सूल्स को काट के वो ऑयल मुस्तकिल लगा के रखें। ड्राइनेस या डैंड्रफ की वजह होती है और ये केयर नहीं करेंगे तो ये नुकसानदेह होता है, खासतौर पर अगर ये बच्चों में है। दूसरा ये कि लैशेस में रात में सोने से पहले आपने विटामिन ई या फिर बेस्ट है कैस्टर ऑयल लगाएं, तो ना तो सिर्फ आपकी आंखों का फंगल इन्फेक्शन खत्म होगा, लैशेस का डैंड्रफ खत्म होगी, बल्कि पलकें भी बहुत घनी और लंबी हो जाएंगी। मैंने अपने बच्चों के पहले दिन से, पैदाइश के बाद से लगाए तो उनकी पलकें बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया उफैरा, आपका बहुत शुक्रिया। इरम साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया साहिबा आपका शुक्रिया। अब्बास साहब आपका शुक्रिया, आप सब ने रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। यह हमारी बारान रहमत जो ट्रांसमिशन है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स, टैंग एंड डाल्डा। और अब हम चलते हैं लम्हों में। कहाँ? जी बिल्कुल जाएंगे, और मैं बस जाने से पहले ये बताती चलूँ कि लोगों से दुआ लेने से बेहतर है कि ऐसा अमल करें जिससे लोगों के दिल के अंदर से दुआ आपके लिए निकले। तो इसी तरह हमारे दिल से दुआ निकल रही है इस वक्त इमरान अब्बास के लिए, जो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। तो चलते हैं तुर्की इमरान अब्बास के पास।